गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ब्रेक के बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आगे। तो अभी हमने ब्रेक से पहले क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, एक बार क्विक रिकैप करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ डीड। हमारा टॉपिक है कि किसी भी तरह के एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और डीड को कितने तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने सबसे पहला क्लासिफिकेशन डिस्कस किया नॉन ऑपरेटिव पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पर हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया। सबसे पहले किसी भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या डीड का नाम होना चाहिए, नेम ऑफ द डीड, डेट एंड प्लेस ऑफ द डीड, वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो डीड किस डेट को, किस प्लेस को एक्सिक्यूट किया जा रहा है, किस प्लेस पर एक्सिक्यूट किया जा रहा है। और प्लेस से रिगार्डिंग मैंने आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की भी बात की कि प्लेस के अकॉर्डिंगली, एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन के प्लेस के अकॉर्डिंगली स्टैम्प ड्यूटी भी हम पे करते हैं। पार्टीज टू डीड हमने डिस्कस किया कि पार्टीज किसी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से कौन कौन पार्टीज हो सकती हैं और किस तरह से उन पार्टीज को हम डिफाइन करते हैं। और अगला पॉइंट हमने डिस्कस किया था रिसाइटल्स। रिसाइटल्स में हमने डिस्कस किया था कि रिसाइटल्स दो तरीके के होते हैं, नैरेटिव रिसाइटल और इंट्रोडक्टरी रिसाइटल्स। नैरेटिव रिसाइटल्स में हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसा रिसाइटल, किसी भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड का रिसाइटल वो पार्ट होता है जो उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, चेन ऑफ इवेंट्स को क्लियर करता है। मतलब वो एग्रीमेंट का बैकग्राउंड क्या है, किस पर्पज के लिए वो एग्रीमेंट बनाया जा रहा है, उसकी मोटिव और इंटेंशन को भी क्लियर करता है। तो दो तरीके के रिसाइटल्स, नैरेटिव और इंट्रोडक्टरी। नैरेटिव रिसाइटल जो बैकग्राउंड, चेन ऑफ इवेंट्स को क्लियर करता है, और इंट्रोडक्टरी रिसाइटल जो उसके मोटिव और इंटेंशन को, पार्टीज के मोटिव और इंटेंशन को क्लियर करता है। राइट। तो आगे चलते हैं, हम ऑपरेटिव पार्ट और उसके अगले क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमने यहाँ पर पूरा नॉन ऑपरेटिव पार्ट पूरा क्लियर कर लिया है। अब हम ऑपरेटिव पार्ट की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। ऑपरेटिव पार्ट में आप सबसे पहले देख सकते हो स्क्रीन पे, सबसे पहली हेडिंग है हमारी टेस्टेटम, देन हैबेंडम, रिडेंडम, एक्सेप्शंस, रिजर्वेशंस और कवनेंट्स। हमें इन टॉपिक्स को यहाँ पर क्लियर करना है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले एक एक करके हम समझते चलते हैं कि व्हाट इज टेस्टेटम, व्हाट इज हैबेंडम। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि ऑपरेटिव पार्ट में सबसे पहले हमारा जो किसी भी एग्रीमेंट, डीड, कॉन्ट्रैक्ट का ऑपरेटिव पार्ट होता है, उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है टेस्टेटम। टेस्टेटम, तो टेस्टेटम होता क्या है? टेस्टेटम वो क्लॉज है जो उस एग्रीमेंट के ऑपरेटिव पार्ट के स्टार्ट होने की खबर हमें देता है। कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेटर है कि अब हमारा जो है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एग्रीमेंट खत्म हो गया और यहां से हमारा ऑपरेटिव पार्ट स्टार्ट हो रहा है। जनरली इसको पहचानने का तरीका क्या है, जब भी टेस्टेटम पार्ट स्टार्ट होता है तो वो रिसाइटल के लिए गवर्निंग टर्म बन जाता है। तो इसके पहले का जो जस्ट क्लॉज हमने डिस्कस किया था रिसाइटल, आप स्क्रीन पर फिर से देख सकते हैं। इसके ऊपर ठीक अभी मैंने आपको यहां पर दिखाया कि जहां पर हमारा देख रहे हैं आप कि जहां पर रिसाइटल खत्म हो रहा है वहीं से हमारा टेस्टेटम का क्लॉज, यहां पर हमारा रिसाइटल खत्म होने के बाद यहां पर हमारा ऑपरेटिव पार्ट स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला क्लॉज टेस्टेटम स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि टेस्टेटम कब स्टार्ट होता है? जब रिसाइटल्स क्लॉज किसी भी एग्रीमेंट में क्या होता है, खत्म होता है, तो हमारा टेस्टेटम स्टार्ट होता है। राइट। तो टेस्टेटम स्टार्ट होता है, तो टेस्टेटम किस तरह से क्लासिफाई करता है? टेस्टेटम की जनरली वर्डिंग्स होती है कि द एग्रीमेंट विटनेसेस एज फॉलोज। इसका मतलब कि ये एग्रीमेंट इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन से, ये मेन पार्ट किसी भी एग्रीमेंट,
यहां पर मैंने आपको भी फिर से बताया कि टेस्टेटम जो है मेन पार्ट ऑपरेटिंग पार्ट के स्टार्ट होने की सूचना देता है। तो कहने का मतलब टेस्टेटम हमें यह बताता है कि ये वो पॉइंट ऑफ लिमिटेशन है जहां पर रिसाइटल क्लॉज खत्म हो रहा है और एक ऑपरेटिव पार्ट या मेन पार्ट एग्रीमेंट का स्टार्ट हो रहा है। तो जो मेन पार्ट है वो इन फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस पर पार्टीज क्या कर रही हैं, डिस्कस कर रही हैं। तो दिस एग्रीमेंट विटनेसेस, ये जनरली इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, द एग्रीमेंट विटनेसेस एज फॉलोज, और बोथ पार्टीज एग्री ऑन अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हियर एंड आफ्टर अपीयरिंग एज फॉलोज। तो इस तरह के वर्ड्स जनरली यूज किए जाते हैं। इस तरह के वर्ड्स कभी भी एग्रीमेंट में आएंगे, मैं आपको आगे के क्लासेस में फॉर्मेटिंग दिखाऊंगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये टेस्टेटम क्लॉज यहां से स्टार्ट हो गया हमारा, और ये कहीं ना कहीं गवर्निंग टर्म्स है ऑपरेटिव पार्ट का, मेन टर्म्स को, जो ये इस बात को क्लासिफाई करता है या इस बात को हमें बताता है कि अब हमारा ऑपरेटिव पार्ट किस एग्रीमेंट का स्टार्ट हो रहा है। पार्टीज इन टर्म्स एंड कंडीशन, बिलो लिस्टेड टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्रीमेंट में इंटर कर रही है। तो टेस्टेटम के बाद आपने देखा टेस्टेटम, टेस्टेटम के बाद हम आपको आगे ले चलते हैं। टेस्टेटम के बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा हैबेंडम। व्हाट इज हैबेंडम? हैबेंडम किसी भी एग्रीमेंट की, किसी भी एग्रीमेंट में, मैं सपोज कर रहा हूं, हमने यहां पे एक एग्जांपल जो लिया था वो सेल डीड का लिया था, तो मैं सेल डीड के एग्जांपल से ही आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। जब कोई सेल डीड हो रहा होता है, सेल डीड के थ्रू एक पार्टी है, किसी भी तरह की सॉरी प्रॉपर्टी है जो मिस्टर ए से किसको ट्रांसफर हो रही है, मिस्टर बी को ट्रांसफर हो रही है, राइट। तो पार्टी ए और पार्टी बी, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। कितने रुपए में हमने डिस्कस किया था, चलिए हम इसको 70 लाख 17 लाख की वैल्यू यहां पर दे देते हैं। तो ये सेल डीड इंटर किया जा रहा है इसी पर्पज के लिए। तो हैबेंडम क्या कहता है, हैबेंडम या एक्सेप्शंस रिजर्वेशंस क्या कहते हैं? हैबेंडम क्लासिफाई करता है, बताता है कि ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, whether property is charged या अनचार्ज, सीधे हम एक बार में लिखते हैं चार्ज और अनचार्ज। इसका मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी मिस्टर ए मिस्टर बी को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या इस प्रॉपर्टी में किसी और का चार्ज तो नहीं है, किसी और का इंटरेस्ट तो नहीं है? अभी हमने डिस्कस किया था पिछले क्लासेस में कि क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी आप परचेस करना चाहोगे जिसका क्लियर टाइटल आपको नहीं मिल रहा है? एब्सोल्यूट ऑनरशिप ट्रांसफर होना नहीं चाहिए। सेल डीड का जो सेल का डेफिनेशन है वो साफ साफ कहता है कि सेल एक कंसीडरेशन के थ्रू, जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी एक कंसीडरेशन के थ्रू दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर की बात की गई है। तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर विद कंसीडरेशन, तो एब्सोल्यूट राइट ट्रांसफर की जा रही हो विद कंसीडरेशन, तो सेल के डेफिनेशन को यहां पर समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो प्रॉपर्टी कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं होनी चाहिए कि मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी दी और वो प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज है, किसी और पर्सन का उस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट आ रहा है। क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहोगे? बिल्कुल नहीं लेना चाहोगे। तो यहां पर जो मिस्टर ए प्रॉपर्टी मिस्टर बी को दे रहे हैं, ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी तरह मिस्टर बी को ट्रांसफर होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी पर किसी नो इंटरेस्ट, या हम सीधे कह सकते हैं कि नो थर्ड पर्सन इंटरेस्ट, किसी भी तरह से किसी भी थर्ड पर्सन का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मिस्टर बी के लिए ये एक गुड डिसीजन नहीं होगा, राइट। तो हेवेंडम इस इन सारी चीजों की बात करता है कि क्या प्रॉपर्टी चार्ज है, अनचार्ज है, किसी और का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। उसके बाद एक क्लॉज हमने अभी डिस्कस किया था, एक्सेप्शंस ऑब्लिक रिजर्वेशंस, इसको हम क्लॉज 3 नाम दे देते हैं, रिजर्वेशंस।
एक्सेप्शंस रिजर्वेशंस मतलब ये प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हो रही है मिस्टर ए मिस्टर बी को, क्या कोई इस प्रॉपर्टी का ऐसा एरिया है जो मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर रहा है लेकिन वो पार्ट वो एरिया वो अपने लिए भी रिजर्व कर रहा है। जैसे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये प्रॉपर्टी, मैं इसका पिक्चर फिर से क्लियर करता हूं। ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के का कितना स्क्वायर फुट एरिया की ये प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें प्रॉपर्ली शेड्यूल में लिखी जाती है। और ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए जो मिस्टर बी को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या इस प्रॉपर्टी का कोई एरिया, कोई पार्ट, कोई एरिया या कोई पार्ट ऐसा तो नहीं, सपोज कीजिए यहां पर एक गैरेज है, ठीक है, और ये गैरेज का जो एरिया है वो मिस्टर ए मिस्टर बी को पूरी प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर रहा है लेकिन इस एरिया को वो अपने लिए भी रिजर्व करके रखना चाहता है। क्यों? किसी भी पर्पज के लिए, सपोज कीजिए गाड़ी खड़ी करना चाहता है, उसके पास एक गाड़ी है और मिस्टर बी का इस एरिया में यहां पर एक और मकान है जो किसका है, वो मिस्टर बी का ही है, सॉरी मिस्टर ए का ही है। तो मिस्टर ए कहीं ना कहीं ये ज्वाइंट पार्किंग का ये एरिया अपने लिए भी रिजर्व करके रखना चाहता है। इस प्रॉपर्टी में या सपोज कीजिए 3 फ्लोर की प्रॉपर्टी है, तो रूफ राइट में ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं अपना 3rd फ्लोर आपको सेल कर रहा हूं। तो इस तरह के एक्सेप्शंस रिजर्वेशंस भी एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्राइब करने पड़ते हैं। तो अभी तक ऑपरेटिव पार्ट में हमने सबसे पहला क्लॉज डिस्कस किया, टेस्टेटम हमने डिस्कस किया। टेस्टेटम हमने डिस्कस किया कि रिसाइटल क्लॉज के खत्म होने की बात करता है और ऑपरेटिव पार्ट के स्टार्ट होने की सूचना देता है। इस तरह से टेस्टेटम होता है। टेस्टेटम की जनरल वर्डिंग्स पहचानने का तरीका क्या है कि द एग्रीमेंट विटनेसेस एज फॉलोज, द पार्टीज आर साइनिंग द एग्रीमेंट्स ऑन बिलो टर्म्स एंड कंडीशंस। इस तरह के जो विटनेसिंग क्लॉज होते हैं वो क्लॉजेज, वो टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद, टेस्टेटम के बाद ही वो क्लॉजेज स्टार्ट होते हैं। तो टेस्टेटम। हेबेंडम हमने डिस्कस किया, सेकेंड क्लॉज हेबेंडम, प्रॉपर्टी चार्ज अनचार्ज, प्रॉपर्टी में किसी और का इंटरेस्ट तो नहीं है, इन सारी बातों को ये क्लॉज में डिस्क्राइब किया जाता है। एक्सेप्शंस रिजर्वेशंस में हमने ये गैरेज का एग्जांपल लेके एक्सेप्शंस रिजर्वेशंस को क्लियर किया। और अब हम बात करते हैं रेडेंडम, एक चौथा क्लॉज है हमारा, सिर्फ समझने की जरूरत है, आपको यहां पर कुछ नोट नहीं करना। रेडेंडम क्या होता है, व्हाट इज रेडेंडम? तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही होती है मिस्टर ए से मिस्टर बी को, तो प्रॉपर्टी कितने रुपए में, किस डेट को, किस प्लेस पर कंसिडरेशन पे किया जाएगा, या रेंट एग्रीमेंट है तो मंथली रेंट पे हो रही है तो हर मंथ के किस डेट पर रेंट आप पे करोगे लैंडलॉर्ड को, टेनेंट टेनेंट किस डेट पर रेंट पे करेगा, ये सारी चीजें, ये कंसिडरेशन का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो रेडेंडम मतलब टाइम या डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, इस तरह के बातों को यहां पर रेडेंडम के क्लासिफाई किया गया। तो मतलब एब्सोल्यूट कंसिडरेशन की बात होती है तो वो जनरली रेडेंडम जाके डेफिनेशंस में आते हैं, इस तरह के पॉइंट्स को। और उसके बाद हम पांचवा अगर क्लॉज यहां पर देखें हमारे चार्ट में, आपने ऊपर देखा होगा, आप स्क्रीन पे दे सकते हैं, यहां पर हमने ऑपरेटिव पार्ट में टेस्टेटम, हेवेंडम, रेडेंडम, एक्सेप्शन। अब हम बात करते हैं कवर्नेंट्स। व्हाट इज कवर्नेंट्स? कवर्नेंट्स का मतलब अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, इसका मतलब सिर्फ जितने भी हमने अभी तक क्लॉजेस डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट टेस्टेटम, हेडेंडम, एक्सेप्शंस, रिजर्वेशंस, कवेनेंट्स, हम सेल डीड का एग्जांपल लेके हम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग को सीख रहे हैं। लेकिन सपोज कीजिए ये किसी अलग तरह का कोई मास्टर सर्विस एग्रीमेंट होता, कोई एजेंसी एग्रीमेंट होता, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतने ही नॉर्मल टर्म्स कंडीशंस होंगे? इनफैक्ट सेल डीड में या रेंट एग्रीमेंट में बहुत सारे अदर क्लॉजेज होते हैं, तो उन सारे अदर टर्म्स एंड कंडीशंस को, मतलब पार्टीज के, अगर दो पार्टीज हैं तो उन पार्टीज के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, पार्टीज राइट्स और उनके ऑब्लिगेशंस,
तो पार्टीज के राइट्स और उनके ऑब्लिगेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनको मैं कवेनेंट्स के डेफिनेशन में डाल देता हूं। कवेनेंट्स मतलब अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ऑन द इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के नेचर पर डिपेंड करता है कि किस किस तरह के क्लॉजेज आएंगे, कौन सी सर्विस दी जा रही है। अगर कोई सर्विस एग्रीमेंट आप ड्राफ्ट कर रहे हैं तो किस तरह की सर्विस ट्रांसफर हो रही है, नेचर ऑफ सर्विस क्या है, उससे रिलेटेड पार्टीज के टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होते जाते हैं और पार्टीज के टर्म्स एंड कंडीशंस को, नए टर्म्स को लिखे जाते हैं। पार्टीज के राइट्स ऑब्लिगेशंस को डिस्कस किया जाता है, पार्टीज आपस में नेगोशिएट करते हैं और वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑपरेटिव पार्ट में ड्राफ्ट किया जाता है। तो उन सबको मैं कवेनेंट्स, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस का नाम दे देता हूं, हेडिंग दे देता हूं, राइट। तो यहां पर हमारा ये पार्ट, ये पूरा का पूरा हमारा ऑपरेटिव पार्ट, यहां पर हम ऑपरेटिव पार्ट खत्म करते हैं। तो ऑपरेटिव पार्ट में हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। नॉन ऑपरेटिव, ऑपरेटिव पार्ट हमने यहां पर क्लोज कर लिया है। तो मैंने बोला ये रफ ड्राफ्ट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती, अभी हम इसकी रीडिंग लगाएंगे तो आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और एक बार मैं आपको, अब हम फॉर्मल पार्ट में चलते हैं। फॉर्मल पार्ट में को भी मैं यही डिस्कस कर लेता हूं, या ज्यादा क्लैरिटी होगी अगर मैं फॉर्मल पार्ट को अलग से डिस्कस कर लूं आपके साथ। एक नए शीट में मैं फॉर्मल पार्ट को आपके साथ नए डॉक्यूमेंट में डिस्कस कर लेता हूं। आप देखिए स्क्रीन पर, फॉर्मल पार्ट हमारा यही सबसे लास्ट क्लॉज, सबसे लास्ट पार्ट बचा हुआ है, फॉर्मल क्लॉज, या फॉर्मल क्लॉज नहीं, फॉर्मल पार्ट। तो फॉर्मल पार्ट में सबसे पहला पार्ट जो होता है, इसको हमने नाम दिया था टेस्टिमोनियम्स। टेस्टिमोनियम्स, ये कहां पर हमने पढ़ा, अभी अपने मास्टर चार्ट में तीसरा पार्ट हमने पढ़ा था। उसी तीसरे पार्ट को मैं फिर से डिस्क्राइब कर ले रहा हूं, क्योंकि थोड़ा डिटेल्ड है और एक जगह में सारी चीजें लिखने पे आपको क्लियरिटी नहीं होगी, तो उसको मैं अलग से नए शीट पे आपको, यस, नए नए डॉक्यूमेंट में आपको मैं उसको दिखा रहा हूं। टेस्टिमोनियम्स, व्हाट इज टेस्टिमोनियम्स? व्हाट इज टेस्टिमोनियम? ये आप एक डीड बना रहे हैं, इस डीड में यहां पर आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, यहां पर इसका ऑपरेटिव पार्ट, यहां पर आपका था इंट्रो पार्ट, यहां पर आपका ऑपरेटिव पार्ट आपने अभी डिस्कस किया। और अब हम आ रहे हैं फॉर्मल पार्ट में, जो सबसे लास्ट का पार्ट होता है, फॉर्मल पार्ट, ये पार्ट। और यहां पर दोनों पार्टी अपने सिग्नेचर को, यहां पर मिस्टर ए और यहां पर मिस्टर बी अपने अपने विटनेसेस के साथ क्या करते हैं, विटनेसेस के साथ एग्रीमेंट को सिग्नेचर करते हैं। और लास्ट में अटैचमेंट्स की बात होती है, शेड्यूल्स की बात होती है, इसी तरह से एग्रीमेंट होता है, राइट। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट, ये ऑपरेटिव पार्ट, और यहां पर फॉर्मल पार्ट जो सबसे लास्ट पार्ट होता है। ये मैम सेल डीड का एग्जांपल ले लेते हैं जी। हम क्या ड्राफ्ट कर रहे थे, सेल डीड ड्राफ्ट कर रहे थे। सेल डीड का एग्जांपल लेके हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं। तो टेस्टिमोनियम क्या होता है? टेस्टिमोनियम फॉर्मल पार्ट में आता है। फॉर्मल पार्ट में सबसे पहला टॉपिक है टेस्टिमोनियम। तो इसका मतलब टेस्टिमोनियम इस चीज का इंडिकेटर होगा, इस पॉइंट का इंडिकेटर होगा कि हमारा फॉर्मल पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब हमारा नॉन ऑपरेटिव पार्ट खत्म हुआ, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ, तो हमारा टेस्टेटम क्लॉज स्टार्ट हुआ। टेस्टेटम क्लॉज का एग्जांपल था द पार्टी विटनेसेस एज फॉलोज, मतलब ये पार्टी फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस पर इस एग्रीमेंट में एंटर कर रही हैं। और वो यहां पर वो इस बात का, टेस्टेटम इस बात का इंडिकेटर होता है कि हमारा ऑपरेटिव पार्ट स्टार्ट हो रहा है, नॉन ऑपरेटिव पार्ट खत्म हो रहा है। उसी तरीके से टेस्टिमोनियम क्लॉज इस बात का इंडिकेटर होता है कि हमारा फॉर्मल पार्ट स्टार्ट हो रहा है और ऑपरेटिव पार्ट खत्म हो रहा है। तो ये इंडिकेटर, ये बॉर्डर टेस्टिमोनियम्स, और ये बॉर्डर हमारा टेस्टेटम का बॉर्डर था, राइट। आई होप ये समझ रहे हो, ये हमारा टेस्टेटम का बॉर्डर और ये टेस्टिमोनियम का बॉर्डर। तो टेस्टिमोनियम कहीं ना कहीं ऑपरेटिव और फॉर्मल के बीच ये क्या करता है, ऑपरेटिव
क्लॉज, सॉरी, ऑपरेटिव पार्ट एंड फॉर्मल पार्ट के बीच की कड़ी है। टेस्टिमोनियम क्लॉज एक टेस्टिमोनियम्स की तरह होता है जो इस बात को क्लासिफाई करता है कि नाउ जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट में लिखने थे आपने लिख लिए। नाउ both parties are signing this agreement on by giving their name and address and putting their signature as follows. So parties are signing the agreement on signature पोर्टल और सिग्नेचर कॉलम, पर्टिकुलर जहां पर सिग्नेचर का स्पेस दिया जाता है वहां पर पार्टीज उसको सिग्नेचर्स अपने दे रहे हैं, अटेस्टेशन कर रहे हैं। तो टेस्टिमोनियम मतलब ऑपरेटिव और फॉर्मल के बीच का लिंक होता है। जनरली ये इसको लिखा कैसे जाता है, नाउ बोथ पार्टीज signing the agreement, now both parties signing the agreement on the dates mentioned against their respective signatures. Now both parties signing the agreement on the dates mentioned against their respective signatures. तो भाई मतलब यहां पर पार्टी क्या कर रही है, सिग्नेचर कर रही है और दोनों पर्टिकुलर डेट अपना देते हुए इस एग्रीमेंट को साइन कर रही है, टेस्टिमोनियम क्लॉज। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अगला क्लॉज होगा अटेस्टेशन। अटेस्टेशन मतलब अटेस्टेशन में क्या होगा कि आपने यहां पर देखा कि जब यहां पर पार्टीज ने अपने सिग्नेचर को यहां पर एक्सिक्यूट कर दिया तो अब दोनों के विटनेस 1 विटनेस 2 यहां पर साइन करेंगे। तो जनरली इस तरह की वर्डिंग्स होती है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कि नाउ द विटनेसेस हियर बाय साइनिंग द एग्रीमेंट, ठीक है, और विटनेसेस आर एक्नॉलेजिंग द सिग्नेचर्स ऑफ एग्जीक्यूटेड्स। तो जो पार्टीज एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव विटनेसेस भी साइन करते हैं। इस चीज को हम अटेस्टेशन कहते हैं कि मतलब उनके सिग्नेचर को अटेस्ट किया जा रहा है विटनेसेस के द्वारा, रिस्पेक्टिव विटनेसेस के द्वारा, राइट। तो अटेस्टेशन एक जनरल टर्म है। टेस्टिमोनियम्स, सिग्नेचर्स इसी के ऊपर आ जाता है कि सिग्नेचर के बाद सिग्नेचर्स और उसी को अटेस्टेशन, विटनेसेस का सिग्नेचर, और उसके बाद साइंड सील्ड एंड डिलीवर्ड। मतलब एक पार्टी क्या करती है, एग्रीमेंट को साइन करती है, इसलिए उस पर सील लगाती है, अपना स्टैंप करती है और दूसरे पार्टीज को क्या कर देती है, दूसरे पार्टी को भेज दिया जाता है काउंटर सिग्नेचर के लिए। तो जब तक एग्रीमेंट में दोनों पार्टी का सिग्नेचर रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे दोनों पार्टी का सिग्नेचर नहीं होता तब तक तो एग्रीमेंट प्रॉपर्ली एक्सिक्यूट नहीं किया जाता, नहीं माना जाता, और वो पार्शियली एक्सिक्यूट एग्रीमेंट बोला जाता है। तो जब तक दोनों पार्टी का सिग्नेचर नहीं होता वो पार्शियली एक्सिक्यूटेड एग्रीमेंट होता है, और फुल्ली एक्सिक्यूटेड जब बोथ पार्टीज एग्रीमेंट को साइन कर देती है। जनरली जितने पार्टीज होते हैं एग्रीमेंट की 2 या 3 एक्स्ट्रा कॉपीज, 3 कॉपीज बनाई जाती हैं। एक कॉपी मिस्टर ए के पास होगा, एक मिस्टर बी के पास होगा और एक रजिस्ट्रार के पास होगा। और कोई बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं जनरली तो ऐसे केसेस में 2 कॉपी उसकी बनाई जाती हैं, एक दूसरी पार्टी के पास होता है और एक पहली पार्टी, मतलब एक क्लाइंट के क्लाइंट के पास होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर के पास होता है। तो इस तरह से एग्जांपल्स होते हैं। अब हम जरा बात करते हैं फॉर्मल पार्ट, हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे थे। तो फॉर्मल पार्ट में हमने टेस्टिमोनियम अटेस्टेशन की बात कर ली, और अब ये लास्ट क्लॉज है हमारा, व्हाट इज शेड्यूल्स। शेड्यूल्स, एनेक्शर, एनेक्शर्स, शेड्यूल्स, एनेक्शर्स। तो किसी भी एग्रीमेंट में शेड्यूल एनेक्शर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं शेड्यूल एनेक्शर को आपको और डिटेल में समझाता हूं।
प्रॉपर हम स्पेस लेके इस चीज को समझते हैं कि ये आपका एक एग्रीमेंट था, ठीक है जी, ये एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट का पेज नंबर 1, ये एग्रीमेंट का पेज नंबर 2। अब लास्ट में यहां पर पार्टी, सपोज कीजिए यहां पर लास्ट में एक ये पेज नंबर 3 कह लीजिए, या इसी को हम कहते हैं शेड्यूल, शेड्यूल्स या एनेक्शर, एनेक्शर, एनेक्शर ए, और यहां पर एक एनेक्शर और मैं बना लेता हूं, एनेक्शर में स्पेलिंग टी नहीं होगा, एनेक्शर बी, तो यहां से टी आप इसको एनेक्शर, ठीक है, एनेक्शर ए, एनेक्शर बी। तो जनरली आप देखते हैं कि जैसे ये कोई मास्टर सर्विस एग्रीमेंट है, ये एमएसए है, और अभी हमने सेल डीड का एग्जांपल लिया था, तो सेल डीड के एनेक्शर में क्या जाएगा, पहले मैं सेल डीड से समझाता हूं आपको, मास्टर्स के साथ भी समझा देता हूं। सेल डीड में हमने प्रॉपर्टी की बात की थी कि प्रॉपर्टी का जो हमने जब ड्राफ्टिंग के प्रिंसिपल्स को पढ़ा था, तो हमने बोला था कि एग्रीमेंट बनाते टाइम हम वर्बोसिटी को अवॉइड करते हैं, हम एग्रीमेंट को जानबूझकर लेंदी नहीं बनाते। तो जो भी चीजें ऊपर डिफाइन करेंगे तो एग्रीमेंट बड़ा लेंदी हो जाएगा, उसको हम लास्ट में शेड्यूल्स और एनेक्शर्स में प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का जो रियल एड्रेस होता है वो ऊपर लिखा जाता है, बट कंप्लीट एड्रेस, कितने स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मैप जो है, वो सारी चीजों को शेड्यूल में डाल दिया जाता है और उसका रेफरेंस दिया जाता है एनेक्शर्स क्लॉज में। तो जैसे एक सेल डीड के लिए, तो सेल डीड का ये यहां पर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपने पढ़े, यहां पर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े आपने, यहां पर पार्टी ने सिग्नेचर कर दिया, और अब एक शेड्यूल में मैप लगा दिया गया प्रॉपर्टी का, शेड्यूल बी में मैप लगा दिया गया, शेड्यूल ए में मैप लगा दिया गया, प्रॉपर प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस जो रजिस्ट्रार और रिस्पेक्टिव सर्कल अथॉरिटी के पास होता है, उसको यहां पर एनेक्स कर दिया गया। इससे क्या हुआ, एनेक्शर लगाने से क्या हुआ कि वो जो आपके एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट या डीड में अननेसेसरी जो कॉम्प्लेक्स बन जाता, बड़ा ह्यूज बन जाता, उसको आपने अवॉइड किया। तो एक अच्छी ड्राफ्टिंग में इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। उसी तरह से किसी भी तरह के मास्टर सर्विस एग्रीमेंट जो आप किसी भी बिजनेस में, जहां पर एक तरफ क्लाइंट होता है आपका, और आप अपने क्लाइंट के साथ कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो, आप सपोज करो आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप उसके साथ कोई बिजनेस एग्रीमेंट करते हो, तो ऐसे एग्रीमेंट्स में टर्म्स एंड कंडीशंस पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, या इस तरह के जितने भी पेजेस होते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, और उसमें जो शेड्यूल्स में, एक शेड्यूल में वहां पर स्कोप ऑफ वर्क, अगर वर्क किया जा रहा है या सर्विस की जा रही है तो स्कोप ऑफ सर्विसेज को डिफाइन किया जाता है। दूसरे में कॉमर्शियल, दूसरे एनेक्शर में क्या किया जाता है, कॉमर्शियल को डिफाइन किया जाता है। तो प्रॉपर्ली स्कोप ऑफ वर्क या स्कोप ऑफ सर्विसेज या कंप्लीट कॉमर्शियल्स जो एग्रीमेंट में एक पार्टी दूसरे को दे रही है, या कहीं कहीं पेमेंट टर्म्स को भी यहां पर प्रॉपर्ली एनेक्शर में लिखा जाता है। तो आप कहोगे कि सर ये क्या पेमेंट टर्म्स हम ऊपर के कंडीशंस में नहीं डाल सकते, ऊपर भी डाल सकते हैं पेमेंट क्लॉज में, लेकिन बाद में पेमेंट टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल्स को एनेक्शर में भी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया जाता है। तो बड़े बड़े जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जहां पर 50-60 पेजेस के एग्रीमेंट्स होते हैं, या स्कोप बहुत डिटेल होता है, स्कोप ऑफ वर्क या स्कोप ऑफ सर्विसेज या कॉमर्शियल, वहां पर एनेक्चर्स में प्रॉपर्ली स्कोप ऑफ वर्क एंड स्कोप ऑफ सर्विसेज को, कॉमर्शियल को सेपरेट एनेक्चर्स में एनेक्चर ए और एनेक्चर बी करके उसको डिफाइन किया जाता है और उसको रेफर किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर शेड्यूल और एनेक्चर्स के बारे में भी मैंने पूरी तरह से समझाया, और आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया। एक बार फिर से आपको मैं मास्टर चार्ट में ले के चलता हूँ। यहाँ पर आपने शेड्यूल एनेक्चर्स को पढ़ा, आपने सिग्नेचर अटेस्टेशन क्लॉज को पढ़ा,
सॉरी, यहाँ पर हमने ये एक चार्ट अलग पढ़ा था, तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मल पार्ट में को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। टेस्टिमोनियम्स, अटेस्टेशन, सिग्नेचर्स, पार्सल्स यहाँ पर हमने पढ़ लिया। और हम अपने पुराने चार्ट में जाते हैं, मास्टर चार्ट में जाते हैं, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था बड़े अच्छे से व्हाट इज फॉर्मल पार्ट। हमने यहाँ पर कंपोनेंट्स, पार्ट्स ऑफ डीड, नॉन ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, फॉर्मल। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस चार्ट में हमने फॉर्मल पार्ट को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो फॉर्मल पार्ट में सबसे पहला हमने डेफिनेशन पढ़ा, टेस्टिमोनियम, सिग्नेचर्स, अटेस्टेशंस, पार्सल्स, शेड्यूल्स एंड एनेक्स्चर्स। तो यहाँ पर हमने कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ डीड के तीन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, नॉन ऑपरेटिव, ऑपरेटिव पार्ट एंड फॉर्मल पार्ट को यहाँ पर डिस्कस किया। अब आप बोलेंगे सर कि क्या किसी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट डीड में इतने ही क्लॉजेज होते हैं? बिल्कुल नहीं। एक ये पैरामीटर आपको दिया गया, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट के को आपको समझाने के लिए ये चार्ट बनाया गया था। लेकिन इसमें किसी भी एग्रीमेंट के जो क्लॉजेज होते हैं वो नेचर ऑफ एग्रीमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको भी हमें एग्रीमेंट में ध्यान में रखना पड़ता है। एग्रीमेंट के मेजर ऑपरेटिव पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्लॉजेज होते हैं वो ऑपरेटिव पार्ट में ही जनरली आते हैं। ज़्यादातर जहाँ पर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स होती है, जहाँ एग्रीमेंट में इंडेमनिफिकेशन क्लॉज होता है, लाइबिलिटी क्लॉज होता है, पार्टीज के अदर टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, पार्टीज के पेमेंट टर्म्स की बात होती है, ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट की बात होती है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लॉज की बात होती है, फोर्स मेजर क्लॉज की बात होती है। तो ये सारे मेन टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो ऑपरेटिव पार्ट में डिस्कस किए जाते हैं। तो हम जब सर्विस एग्रीमेंट का कोई भी एग्जांपल लेंगे तो उसमें मैं आपको बाकी डिटेल में हम सारे क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे। तो ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल इस चार्ट के थ्रू एक आइडिया लिया कि किसी भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या डीड को किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है और उसमें क्या किस तरह से उसकी क्लासिफिकेशन होती है। तीन तरीके से हमने क्लासिफाई किया, नॉन ऑपरेटिव पार्ट एंड फॉर्मल पार्ट। तो ये चार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, कोई बात नहीं, आप उसको अपने स्टडी नोट्स में आप उसको प्रॉपरली देख सकते हो। और जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें आपके नोट्स में ऑलरेडी कवर है। तो ये सिर्फ रफ चार्ट्स थे जिसके थ्रू आपको सिर्फ पढ़ाने में मैंने यूज किया है। और सेपरेटली आपने इसको लिखा है तो भी ठीक, नहीं लिखा है तो भी ठीक, ये सारी चीजें आपको नोट्स में आपको प्रॉपरली मिलेंगी। तो आइए एक बार हम नोट्स में रीडिंग लगाते हैं फटाफट, जितनी भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं पिछले क्लासेस में और इस क्लासेस में, इसको हम नोट्स में रीडिंग करते हैं। एक बार आप स्क्रीन पे आइए, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बुक, आपके सामने आपकी बुक ओपन करता हूं मैं। ये हमारी हेडिंग, डीड्स, कंपोनेंट्स, पार्ट्स। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। Following are the components and parts of the document deed, नॉन ऑपरेटिव पार्ट, ऑपरेटिव पार्ट, फॉर्मल पार्ट। नॉन ऑपरेटिव पार्ट में सबसे पहला हेडिंग हमने डिस्कस किया था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और नेम ऑफ द डीड सबसे पहले होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था। इट इज यूजुअल बट नॉट नेसेसरी टू बिगिन ए डीड बाय गिविंग इट्स नेम, मतलब डीड का एक नाम जरूरी होना चाहिए। सेल डीड, लीज डीड, पार्टनरशिप डीड, किस तरह का डीड आप एंटर कर रहे हैं। डेट एंड प्लेस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ डीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। It is usual to begin the date and place on which and where respectively deed is executed। जैसे इस तरह के आपने एग्रीमेंट्स देखे होंगे तो एग्रीमेंट में इस तरह से उसको लिखा जाता है कि दिस डीड ऑफ लीज मेड एट न्यू दिल्ली ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ दिसंबर 1988। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इस तरह से जनरली। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले नॉन ऑपरेटिव पार्ट में नेम ऑफ द डीड, उसका डिस्क्रिप्शन, डेट एंड प्लेस ऑफ द डीड। पार्टीज टू द डीड में हमने डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं यहां पर। द बेसिक रूल इज दैट द पार्टीज टू द डीड indicating inter parties should be properly described in the document because inter parties are parties as they take benefit upon the instrument।
While describing the parties, the transferor should be mentioned first in the transferee. मतलब दोनों पार्टीज को बेसिकली आपको डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, नेम कम फर्स्ट, देन सर नेम विद एंड देन एड्रेस फॉलोज। तो सन ऑफ, डॉटर ऑफ, उनका एड्रेस क्या है, पार्टीज को प्रॉपरली यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। अगर कोई वो पार्टी कंपनी है, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस उसका और किस कंपनी, किस लॉ के अंदर, किस लॉ के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। पार्टीज में यहां पर एक पॉइंट और है, पार्टी सेल इंक्लूड, किसी भी एग्रीमेंट में आप पार्टीज में किसके, उनके सक्सेसर्स को, पार्टीज के जो हेयर सक्सेसर्स हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, असाइनीज को हैं, उनको भी आप इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह की लैंग्वेज आप यूज करते हैं। अगला क्लॉज आप देख रहे हैं रेसाइटल्स, हमने डिस्कस ऑलरेडी सारी चीजें की हुई हैं। रेसाइटल्स, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, चेन ऑफ इवेंट्स, मोटिव, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। Recital contain the short story of the property up to its vesting and its transfers. Care should be taken that recitals are short and intelligible. Recitals may be of two types: narrative recital, which relates to past history of the property transferred and sets out the facts and instrument necessary to show the title relation to the parties. यहाँ पे recitals, narrative और introductory, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लीज इसको रीडिंग लगा लीजिएगा, इसकी रीडिंग करिएगा। कोई भी टॉपिक कहीं पे कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिसाइटल शुड बी इंसर्टेड विद ग्रेट कॉजन, सावधानी बरतनी चाहिए, बिकॉज दे प्रोसीड द ऑपरेटिव पार्ट, क्योंकि रिसाइटल्स के बाद ही ऑपरेटिव पार्ट स्टार्ट होता है, राइट। बेनिफिट्स ऑफ रिसाइटल एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस और पार्टीज के मोटिव इंटेंशन को क्लियर करता है। ऑपरेटिव पार्ट में देखिए, ऑपरेटिव पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला टेस्टेटम, व्हाट इज हेवेंडम, देखिए हमने ये सारी चीज पढ़ रखी है। रेडेंडम हमने डिस्कस किया था, इट इज मेंशन द मोड एंड टाइम फॉर फिक्स पेमेंट ऑफ रेंट। इट बिगिंस विद द वर्ड रेंडरिंग और पेइंग विद रेफरेंस टू द रेंट। तो बेसिकली कॉमर्शियल की बात हो रही है यहाँ पर। एक्सेप्शंस, रिजर्वेशंस एंड कवनेंट्स, मतलब अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, जो डिटेल्ड टर्म्स हैं। यहाँ पे मैं इसको नाम दे सकता हूं कि जो डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस होती है पार्टीज के बीच, वो सारी कवनेंट्स में हम डाल देते हैं। उसके बाद फॉर्मल पार्ट आप देख सकते हैं। फॉर्मल पार्ट में टेस्टिमोनियम सबसे पहले, इट सेट्स clause sets forth the fact that parties have signed the deed. It begins with the word generally, in witness whereof the parties aforesaid namely have on the day and year just above mentioned put their signatures in the presence of witnesses. तो जनरली इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं कि पार्टीज इस ऊपर के above terms and conditions को ध्यान में रखते हुए now both parties are signing the agreement along with their respective witnesses. Testimonial signifies the parties to the document have signed the deed और now witnesses are also signing the agreement. उसके बाद signatures and attestation clause, signed by above named parties in our presence and we have signed in their presence. Thereafter witnesses put their signatures. इसी को हम attestation भी हमने नाम दिया था। Parcels and description of the property, ये देखिए पार्सल डिस्क्रिप्शन में हमने प्रॉपर शेड्यूल के बारे में हमने 2 शेड्यूल डिस्कस किया था, याद कीजिए। अभी हमने एक एनेक्चर बी हमने डिस्कस किया, हमने एनेक्चर ए डिस्कस किया, राइट। एनेक्चर ए में हमने हमने यहाँ पर स्कोप ऑफ सर्विस की बात की थी और यहाँ पर हमने कॉमर्शियल की बात की थी, राइट। तो इस तरह से पार्सल्स, डिस्क्रिप्शन, शेड्यूल्स, ये सारी चीजें होती हैं। और ये देखिए सेम चार्ट जो हमने पढ़ा है, नॉन ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, फॉर्मल, ये सारे आपके टेक्स्ट बुक में। नेम ऑफ द डीड, डेट एंड प्लेस ऑफ द डीड, पार्टीज टू डीड, रिसाइटल, टेस्टेटम, हेबेंडम, रेडेंडम, एक्सेप्शंस, रिजर्वेशंस, कवनेंट्स, टेस्टिमोनियम, सिग्नेचर्स, अटेस्टेशंस एंड पार्सल्स। तो आई होप आज की क्लास में आपने जितना भी टॉपिक पढ़ा, यहाँ पर हमने अपने एक पिछले क्लास में और इस क्लास को मिला के हमने टोटल एक अपना टॉपिक फिनिश किया। कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ डीड, एग्रीमेंट के ड्राफ्टिंग को हमने प्रैक्टिकली समझने की कोशिश की कि किस तरह से किसी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट डीड को ड्राफ्ट किया जाता है, किस तरह से नॉन ऑपरेटिव पार्ट, ऑपरेटिव पार्ट और फॉर्मल पार्ट
तीन तरीके से क्लासिफिकेशन होता है किसी भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड डीड का। तो आप प्लीज इसको रिवाइज करते रहिए। आगे की आने वाली क्लासेस में हम एक एक अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स को उठा के प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करना सीखेंगे एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को। मतलब हम प्रैक्टिकल फील्ड की तरफ बढ़ते जाएंगे आगे आने वाली क्लासेस में, और हर क्लासेस में हम एक एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करेंगे और साथ में उसको, उसके क्लॉजेस को, उसके प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जितना भी आपने स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी किया है, प्लीज उसको रिवीजन करके ही अगली क्लास में आप लोग आइए और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।